बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 4 प्रोपोर्शंस की तमाम एग्जांपल्स को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और स्टेप टू स्टेप आप लोग को उनके प्रोसेस के बारे में समझाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम आवर एग्जांपल नंबर 1। जैसे कि इस चैप्टर में एग्जांपल जो हमारे पास जो रिलेटेड है ना, वो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टेबल ऑफ वैल्यू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कांस्टेंट वैल्यू, इक्वेशन, कर्व ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड कांस्टेंट। जैसे कि हमें मालूम है क्योंकि हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को हम काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमें मालूम है, लेकिन हम एक बार फिर उनको रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे वो प्रोपोर्शन होते हैं, इट्स मीन कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं। हमारे पास प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें जैसे कि हमारे पास एक क्वांटिटी होती है एक्स, एक होती है वाई। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ यानी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इट्स मीन कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम शॉप से जाकर कोई चीज़ ले रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम चीज़ें लेंगे इट्स मीन हमें उतनी ही ज़्यादा उसके पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन से मुराद हो जाएगा हमारा वो प्रोपोर्शन जिसमें जैसे कि हम लोग एक काम कर रहे हैं, जितने ज़्यादा बंदे शामिल होंगे उस काम को करने में, तो काम हमारा उतने ही कम टाइम में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी बंदों की तादाद ज़्यादा है, जब बंदे ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन के काम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारा वो प्रोपोर्शन होता है जिसमें अब तक हमारे पास ओनली 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन में मोर देन 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेबल वैल्यू। हम लोगों ने टेबल वैल्यू पर किस तरीके से शो करना है, ग्राफिकल शो करना आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि ग्राफ पे शो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो किस तरह होगा। यानी जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जैसे कि दो क्वांटिटीज़ होती हैं, दोनों क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही थी। जब वो दोनों या इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं एक ही टाइम पर, इट्स मीन के ग्राफ हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन की सूरत में होता है एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे पास कर्व लाइन की सूरत में होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर देखें हमारे पास चार्ट गिवन है जिसमें हमारे पास गिवन है कि हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस मौजूद है एक कार का जो कि उसने कवर किया है। यानी अगर उसके पास 1 आवर में उसने डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर, 2 आवर में 120 किलोमीटर। यानी जिस तरीके से टाइम इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरीके से डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इट्स मीन कि ये क्या है, ये हमारे पास बताया जा रहा है इस तरीके से कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। व्हेन बोथ क्वांटिटीज़ आर इंक्रीजिंग इट्स मीन इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास सेम वही चार्ट्स हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास गिवन है, हम इनके ज़रिए उसको फाइंड करते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास कोई यहाँ पर देखें बॉक्स हमारे पास क्या है जो एम्प्टी है, हम उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक्स एंड वाई गिवन है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर कांस्टेंट को फाइंड कर लें। जब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू से हम आसानी से अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। चलें यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, फॉर्मिंग एन इक्वेशन। हम किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो डिस्टेंस था हमने डिस्टेंस को x एंड जो टाइम टेकन था उसको y के साथ रिप्रेजेंट किया। इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ चुका है, यानी ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद हो जाएगा कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट x। हमने पहले कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, सो इट्स मीन हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट इज़ इक्वल टू y बाय x। यानी इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। तो कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास क्या टाइम 1 आवर में 60 किलोमीटर उसने कवर किया। इट्स मीन कि यहाँ पर हम लिखेंगे 60/1। इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या आ चुका है, 60 आ चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 आवर्स में 120 किलोमीटर कवर किया, तो उससे भी हमारे पास कांस्टेंट क्या आ चुका है, 60 आ चुका है।
3 आवर्स में 180 कवर किया, तो उससे भी कांस्टेंट हमारे पास क्या आ चुका है, 60 आ चुका है। इट्स मीन कि एवरी टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, 60 ही हमारा क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक हो जाएगा। हम इस तरीके से कांस्टेंट की मदद, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अननोन वैल्यू, हम इसको भी इसी तरीके से ही फाइंड कर, पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जब कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उस तरीके से हम अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हम इसको ड्यूरिंग एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक की जो बात है जो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पेंसिल से लेकर पेज नंबर 56 पर, ठीक है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम उनको ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होती है, हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इट्स मीन अनदर क्वांटिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास टाइम है एंड डिस्टेंस है, वही टाइम एंड डिस्टेंस है जो कि पेज नंबर 56 पर हम लोग अभी समझ रहे थे। सो यहाँ पर देखें जैसे कि अगर टाइम 1 आवर है तो इट्स मीन डिस्टेंस 60 था। सो इसी तरीके से ये हमारे पास है ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। हम इन पर अब इसको शो करें, एक्स पर हम टाइम शो करें एंड वाई पर हम डिस्टेंस एंड किलोमीटर हम लोग शो कर रहे हैं। जैसा कि 1 किलोमीटर था तो इट्स मीन कि हमारे पास 1 किलोमीटर अगर हमारे 1 आवर हमारे पास टाइम था तो 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया था। इस तरीके से 2 किलोमीटर में उसने 120, 3 किलोमीटर में 180 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में 240, 5 किलोमीटर में 300, 6 किलोमीटर में 360 एंड 7 आवर्स में 7 आवर में 420 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है आवर्स, ये हमारे पास है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है, पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, हम इस तरीके से डॉट लगा देते हैं, फिर हम स्केल की मदद से यहाँ से उसको स्ट्रेट लाइन की सूरत में हम उसको नाप लेते हैं, लाइन के ज़रिए हम उसको शो कर देते हैं, ठीक है। हम हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन को विद द हेल्प ऑफ स्केल शो कर लेते हैं इस तरीके से। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ होंगी जो कि, और 2 क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इट्स मीन कि अगर वो डायरेक्ट हैं तो उनका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, पास थ्रू होगी, ठीक है। यानी वो अपनी ओरिजिन से एज अ स्ट्रेट लाइन की सूरत में वो पास होगा। चलिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से है, इट इज़ गिवन दैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, एक्स है। सो ए पर हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, तो हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। सो के को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, वाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शन की जगह पर हम कांस्टेंट एक्स लिख लेंगे। हमने के को फाइंड करना है, इट्स मीन के इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, यानी ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने समझना है, और यही इक्वेशन हमारी एग्जाम्पल्स में भी आई हुई है, और यही एग्जाम्पल्स यही इक्वेशंस हमारी एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे कहा गया था कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे जैसे यहाँ पर गिवन है, कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स। सो वाई की वैल्यू है 15, एक्स की वैल्यू है 3, इसलिए हमने 15/3 लिखा है। 3 1 3, 3 के टेबल में 15 आता है 5 के साथ, इट्स मीन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब हमसे सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में ये कहा जा रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग वाई इन द टर्म ऑफ एक्स, यानी हम लोगों ने वाई एंड एक्स की जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू के एक्स, के की जगह पर हमने कांस्टेंट की जगह पर उसकी वैल्यू को 5 को राइट कर देना, बाकी की वैल्यू को नहीं राइट करना, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू को राइट करना है। ये वाली एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 यूजिंग अबव इक्वेशन, यानी हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं इन इक्वेशन की हेल्प से हमने इनको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखें y हमारे पास क्या है, ये देखें इसी इक्वेशन को हमने ज़्यादातर यूज़ करना है। y की वैल्यू को फाइंड करना है कांस्टेंट की जगह पर, कांस्टेंट की जगह पर 5 एंड x की जगह पर
5 को फिल कर, ये हमारे पास कांस्टेंट की जगह है, ये हमारे पास है x की जगह। 5 5 ज़र 25, इट्स मीन कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है 25, उस सूरत में जब x हमारे पास क्या है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसको एज अ कंप्लीट करना है टेबल की सूरत में। सो यहाँ पर देखें 1 x की वैल्यू क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 2 हमारे पास गैप है, फिर 7 है, फिर हमारे पास क्या है 9 है। इस तरीके से y की वैल्यू भी हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। सो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर पहले कांस्टेंट को राइट कर लेते हैं। कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू y बाय x। सो यहाँ पर देखें y तो नहीं है, 3/15 है। सो यहाँ पर हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास आ चुकी थी 5। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास x है, y की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट बाय x। सो यहाँ पर देखें कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 5 एंड x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1। इट्स मीन 5 1 ज़र 5, इट्स मीन के y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 5। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड इस तरीके से करना है कि हम यहाँ पर कर लेंगे y, देखो हमारे पास इक्वेशन है y x, इस तरीके से जब हम x को फाइंड करेंगे तो इट्स मीन y बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू x। ठीक है, सो अब हम इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास है 20, x कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 5, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो इट्स मीन 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 20 आता है 4 के साथ, इट्स मीन के x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 30 के 1 है, हमने सेम इसी प्रोसेस से इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो चलिए हम इनकी नेक्स्ट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x की वैल्यू को जब भी फाइंड करेंगे तो y बाय कांस्टेंट लिख देंगे। सो यहाँ पर देखें y की वैल्यू है 30, कांस्टेंट हमारे पास है 5, 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 30 आता है 6 के साथ, इट्स मीन के x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। हम यहाँ पर 6 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो हम क्या कर देते हैं, x को k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़र आ जाएगा 35, क्योंकि यहाँ पर देखें हम इस तरीके से फाइंड करते हैं ना। सो y इज़ इक्वल टू k बाय x। सो k की वैल्यू है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू है 7, इट्स मीन आ जाएगा 35। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 9, इट्स मीन हम लोगों ने y की वैल्यू को फाइंड किया, 9 5 ज़र हमारे पास आ जाएगा 45। सो ये देखें इस तरीके से हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो चार्ट होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती है जो कि शो करती है कि ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास है y की वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखें x 1 होगा तो y क्या होगा 5 होगा। इस तरीके से ये ब्लैक डॉट से उन्होंने शो किया वैल्यूज़, हमने यहाँ पर की वैल्यूज़ को शो कर दिया। और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमने अपने दिमाग में ये रखना है, क्योंकि ये हमारे पास MCQs में भी आएगा। MCQs में इस तरीके से आएगा कि जब भी इन द टू क्वांटिटीज़ आर इन डैश प्रोपोर्शन वे ऑलवेज प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमारे पास ये गिवन है होगा, इसकी जगह पर हमारे पास कुछ भी होगा। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन वो देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें ये अपने माइंड में रखना है कि जब भी स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती है इन ओनली इन अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट इन अ कंपाउंड या नॉट इन अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। बस हमने ये अपने माइंड में रखना है क्योंकि ये हमारे MCQs में लाजमी आता है। ठीक है, चले हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज़ ₹440। ये तो हमने अपने माइंड में रखना है, जितने केजीज राइस हम ज़्यादा लेंगे इट्स मीन कि हम उतने केजीज के हिसाब से पैसे भी ज़्यादा पे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है इक्वेशन कि हमारे पास है फाइंड, हमने पहले इसकी इक्वेशन पर हमने इसको शो करना है कि किस तरीके से ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो इक्वेशन हमने इसको शो करना है, जिसमें हमारे पास जो मास है वो है x एंड जो कॉस्ट है वो हमारे पास है y। यानी कॉस्ट को हमने कह दिया है y एंड मास को कह दिया है x बाय y।
सो कांस्टेंट इज इक्वल टू वाई बाय एक्स होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए y क्या है हमारे पास 440 एंड x हमारे पास जो मास था वो था 4 kg। सो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 110, ठीक है। ये हमारे पास 110 क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इस कांस्टेंट की इस वैल्यू की हेल्प से हमें कहा गया था कि हमने इसको इक्वेशन में शो करें। सो y इज इक्वल टू 110 बाय 110x, ये हमने इक्वेशन में शो कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ राइस, यानी हमारे पास अगर 7 kg राइस होंगे तो उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि हम कांस्टेंट को फाइंड कर चुके हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 110। तो जब हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो हम आसानी से बाकी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हमसे मांगी जाती है हम उनको आसानी से फाइंड कर लेते हैं। सो कांस्टेंट की वैल्यू है 110, इट्स मीन के y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय x। सो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं kg, इट्स मीन कॉस्ट से मुराद हो गया y को फाइंड कर रहे हैं। सो 110 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹770। इट्स मीन कि अगर हमारे पास क्या है, y की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी है 770। नेक्स्ट हमारे पास है find how much rice can be bought with ₹1320। हमारे प्राइस प्राइस गिवन है। अब यहाँ पर हम लोगों ने केजीज ऑफ राइस को फाइंड करना है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या फाइंड करें, हम यहाँ पर एक्स को फाइंड कर रहे हैं। एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, जैसे कि वाई के लिए इक्वेशन होती है के एंड एक्स। हम इस तरीके से y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं उसकी इक्वेशन हमें मालूम है y बाय के, कांस्टेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें y एंड k की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास ये गिवन है। ये y की वैल्यू के साथ मैंने y लिख दी है, कांस्टेंट की जो k की वैल्यूज़ के साथ मैंने k लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पर कटिंग हुई तो हमारे पास आ चुका है 12 kg। इट्स मीन कि जो हमारे पास जो प्राइस गिवन थी वो गिवन थी 12 kg ऑफ राइस की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट गिवन है जिसकी मदद से हम लोगों ने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने से उम्मीद करूँगी आप लोग को ग्राफ के जरिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो शो करने का जो चार्ट है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसा कि अब तक हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को पढ़ चुके हैं, उसके ग्राफ को समझ चुके हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब आ चुका है नंबर हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन को। अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स है कि हम एक घर बना रहे हैं जिसके लिए हमारे पास जो मजदूर है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, यानी जितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा होंगे इट्स मीन कि हमारा घर उतने कम दिनों में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट होकर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई इन्वर्स प्रोपोर्शन की। चले अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन को किस तरीके से शो करते हैं अब हम वो भी देखते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो क्या होते जाएंगे, वो हमारे पास कम होते जाएंगे, ठीक है। सो चले अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मिंग एंड इक्वेशन, हम किस तरीके से इस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सो जैसे कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं हम उनको एक्स के साथ एंड डेज़ को हम वाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। वर्कर्स को हम क्या कह रहे हैं, एक्स, एंड डेज़ को हम वाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, जैसे कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास वर्कर्स कितने थे, एक वर्कर था, तो एक वर्कर ने कितने दिनों में हमारे लिए काम किया था, 24 डेज़ में काम किया था। इस तरीके से वर्कर 2 हो गए हैं तो दिन कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। वर्कर 3 हो गए हैं तो काम कितने दिनों में हुआ है, 3 वर्कर हुए हैं तो हमारे पास काम कितने दिनों में हुआ है, 8 दिनों में हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ है, यानी 2 12 ज़र 24, 3 8 ज़र 24, इट्स मीन कि जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको शो करते हैं सो ये हमारे पास हो जाएगा y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट बाय एक्स। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। सो कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं, तभी हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई इज़ इक्वल टू, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास तब आती है जब कांस्टेंट इज़ इक्वल टू वाई बाय एक्स, वाई एक्स होगा। सो यहाँ पर देखें वाई एंड एक्स की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तब जाकर 24 आ रहा है। हर केस में मल्टीप्लाई होगा 24 24 एंड 24 ही हमारे पास आ रहा है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को इन्वर्स
वेरिएशन की जो इक्वेशन है वो आपको समझा दी है कि जब इन्वर्स होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, इट्स मीन कि हमारे पास y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x आएगा। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन होगी। इस तरीके से हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब तक हम तो इनकी इक्वेशन को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं कि ग्राफ के ज़रिए हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ में शो करना है, ये हमारे पास क्या है, x, ये है y, यानी वर्कर्स को x, नंबर ऑफ़ डेज़ को हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास हैं वर्कर्स, ये हमारे पास हैं डे। अच्छा, जब भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हमने स्केल की हेल्प से उसको लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कर्व शेप में आएगी। जब भी हमारे पास लाइन कर्व शेप में आएगी, इट्स मीन कि ये हमारे पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन की अलामत ये है कि उसकी जो लाइन बनती है ग्राफ के ऊपर वो होती है कर्व शेप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो MCQ जो ज़बरदस्त सा बन रहा है वो आपको मैं समझा देती हूँ कि हमारे पास MCQs कुछ इस तरीके से आएगा। टू क्वांटिटीज़ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन विल ऑलवेज प्रोड्यूस डैश ग्राफ, तो वो हमारे पास होगा कर्व ग्राफ, ठीक है। आप लोग के पास ऑप्शन होगा स्ट्रेट, जिगजैग, कुछ भी, लेकिन आप लोगों ने ये अपने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इट्स मीन कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा कर्व शेप में। ये आप लोग के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x, यानी y हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x है। अब इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। सो कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। सो y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट बाय x। सो कांस्टेंट इज़ इक्वल टू x एंड y। ये हमारे पास है वो वैल्यू जिससे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर देखें x एंड y की वैल्यू गिवन है। इट्स मीन 2 एंड 18 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36। इट्स मीन कि हमारे पास कांस्टेंट क्या आ चुका है, 36 आ चुका है। अब हमने इसी 36 को इक्वेशन में शो करना था। तो यहाँ पर देखें y इज़ इक्वल टू k बाय एक्स, k की जगह पर 36 बाय x लिखा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, हम लोग उस तरीके से शो कर चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने शो करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 3 इन अबव। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन में y की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू हमारे पास है 3। सो यहाँ पर देखें y को फाइंड करना है, y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय x। कॉन्स्टेंट की वैल्यू आई है 36 एंड x की वैल्यू हमारे पास है 3। सो 3 1 ज़र 3, 3 की टेबल में 36 हमारे पास आता है 12 ज़र। इट्स मीन के y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 12। अब यहाँ पर देखें हमने इसी को कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट भी करना है और साथ साथ ग्राफ के ज़रिए इसको शो भी करना है। तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो हमारे पास गिवन इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं कांस्टेंट बाय x की हेल्प से, ठीक है। सो यहाँ पर देखें कांस्टेंट की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, वो हमारे पास है 36। x की वैल्यू हमारे पास है 1। इट्स मीन के y की वैल्यू आ चुकी है 36। नेक्स्ट यहाँ पर x की वैल्यू है 3। सो इट्स मीन y की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है k बाय x की हेल्प से। 36 बाय x की वैल्यू है 3। इट्स मीन 3 1 ज़र 3, 3 के टेबल में हमारे पास ये आ जाएगा 12 के साथ। इट्स मीन के y की वैल्यू आ चुकी है 12। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है 4। इट्स मीन कि हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे कि y इज़ इक्वल टू 36 बाय 4। 4 के टेबल में 4 1 ज़र 4, 9 ज़र। इट्स मीन के आ चुकी है 9, y की वैल्यू 9 आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है 6। y इज़ इक्वल टू 36 बाय 6 इज़ इक्वल टू 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36। इट्स मीन y की वैल्यू आ चुकी है 6। यानी यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। यानी ये हमारा क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का यही असूल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नोट भी गिवन है कि ऑलवेज यूज़ फ्री हैंड टू ड्रा अ कर्व ग्राफ, यानी कर्व ग्राफ ड्रा करने के लिए हमेशा फ्री हैंड, यानी आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ हैंड इस तरीके से यहाँ पर देखें, जैसे इस तरीके से हमने हैंड की हेल्प से यूँ इसको ड्रा करना है, नॉट यूजिंग स्केल विद द फ्री हैंड, ठीक है। सो चले यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यूज़ हमने जो चार्ट था, जो टेबल था, हमने कंप्लीट कर दिए। सो यहाँ पर देखें अगर x की वैल्यू थी 1, सो y की वैल्यू हमारे पास आई है 35 था, 35 से ऊपर हम लोगों ने लगाए हुए 36। इस तरीके से
x की वैल्यू थी 2 तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 18। इस तरह 3 थी तो 12, 4 थी तो 9, 6 थी तो यहाँ पर 6 थी तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 6। इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमने इस तरीके से फ्री हैंड यानी हाथों से इन डॉट्स को आपस में यूँ जॉइन करना है हमने, ठीक है। स्केल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल भी गिवन है कि अ बाईसाइकिल विद द स्पीड, बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो हमारे पास गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, टेक 15 आवर्स टू कवर अ पार्टिकुलर डिस्टेंस। यानी हमारे पास स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इक्वेशन में पुट करके हम लोगों ने इन्वर्सली प्रोपोर्शन हमने बताना है, शो करना है कि टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्पीड है। यानी टाइम ज़्यादा होगा तो तब जाकर हमारी स्पीड क्या होगी, यानी जो हमारे पास जो स्पीड है या जो पार्टिकुलर जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी कि जितनी अगर स्पीड ज़्यादा होगी बाइक की, कार की, उसमें अगर ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो हमारे पास जो टाइम होगा ना वो हम उतना सेव कर लेंगे, अपने टाइम की बचत कर सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है कांस्टेंट इनवर्स प्रोपोर्शन में कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम होती है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। सो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट आ जाता है वो आ जाता है x/y, हमारे पास कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पर देखें हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने x एंड y को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 120। इट्स मीन 120 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसको फिल कर देना है इक्वेशन की सूरत में। इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पर हम फिल कर चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ सेम डिस्टेंस विद द इंक्रीज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। यानी हमारे पास जो स्पीड है अब वो क्या हो चुकी है 10। पहले हमारे पास स्पीड थी 8, अब हो चुकी है 10। तो हमने क्या करना है, यानी हम लोगों ने वाई हमारे पास क्या आ चुका है, टाइम। सो टाइम हमारे पास है y, हमने y को यहाँ पर राइट किया, यहाँ पर 1 कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया, कांस्टेंट बाय x। सो यहाँ पर देखिए x हमारे पास गिवन है 10। इट्स मीन 120 को 10 के साथ हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास आ चुका है 12 आवर, जो कि हमारे पास क्या है, टाइम है, जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं इन अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस इन 6 आवर्स। हम लोगों ने यहाँ पर यानी यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, वाई गिवन है, हमने एक्स को फाइंड करना है। सो हम क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय वाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 120 को 6 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इट्स मीन के 20 हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इसको टेबल हमारे पास गिवन है, ग्राफ में शो करना है। यहाँ पर अगेन हमें रिमेंबर दिया हुआ है कि डू नॉट यूज़ द रूलर टू जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व ग्राफ। यानी कर्व ग्राफ के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए देखिए ये हमारे पास ये कर्व है, कर्व के दो पॉइंट को जॉइन करने के उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने यूँ नहीं करना कि आप लोग रूलर रखते जाए, उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व, उन्होंने कहा है आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि ये देखें ये 2 पॉइंट इनको यूँ जॉइन किया, फिर इनको यूँ जॉइन किया, फिर इनको यूँ जॉइन किया। नो, इस तरीके से आप लोगों ने इनको जॉइन नहीं करना। अब आ जाती है बात हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन की। कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारा वो प्रोपोर्शन होता है जिसमें हमारे पास मोर देन 2 क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है कि जिसमें हमारे पास क्या है, एक फ़्लाई ओवर बनाया जा रहा है। ये फ़्लाई ओवर बनाने के लिए 50 मज़दूरों की ज़रूरत है। फ़्लाई ओवर कंस्ट्रक्ट कितने किलोमीटर, 40 मीटर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, 5 दिनों में कंस्ट्रक्ट किया। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या हो चुका है, ये लेबर्स हो गए, ये हमारे पास मीटर्स में हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया। अगेन हमसे क्या हो जा रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ कितनी होगी फ्लाई ओवर की, अगर लेबर्स 40 होंगे, कंस्ट्रक्शन डेज हमारे पास 10 होंगे। यानी इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने ये चीज़ समझनी है कि जैसे कि हमारे पास जब भी हमारे पास लेबर ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो टाइम होता है ना काम कंप्लीट करने का, वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जहाँ पर एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये जैसे कि ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन की ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़, यानी यहाँ पर हमारे पास जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे इट्स मीन कि हमारा जो टाइम है, जो काम है, वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा दिनों में कंप्लीट होगा। जैसे कि हमारे पास लेबर्स कम होते जाएंगे तो इट्स मीन कि हमारा काम क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी हमारे पास लेबर्स कम होंगे तो इट्स मीन के डेज हमें उतने ही ज़्यादा रिक्वायर होंगे। यानी लेबर्स एंड टाइम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिवन है कि ये हमारे पास रिमेंबर हमें याद दहानी करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर लेबर कम होंगे तो काम भी कम दिनों में पूरा होगा, यानी उतना ही कम
होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दिन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा दिन होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास मज़दूर होंगे, तो ऑटोमेटिकली उतना ही जल्दी हमारा जो फ्लाईओवर है वो अच्छे तरीके से उसकी लेंथ कंप्लीट होगी और वो कंस्ट्रक्ट होगा। चलिए, हमारे पास जो हमारी एग्जांपल 5 थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम एग्जांपल 6 पर आ जाते हैं। एग्जांपल 6 में हमसे कहा जा रहा है, एग्जाम्पल 6 में हमसे ये कहा जा रहा है कि डैड ब्रिंग्स होम रुपीज़, यानी डैड पैसे लेकर आया है 40,000 एज अ सैलरी फॉर 30 डेज, यानी वो पूरे महीने 30 दिन का एक महीना होता है, यानी वो 30 दिन की तनख्वाह 40,000 लेकर आए हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 4, यानी घर में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं 4, ठीक है। यानी 4 फैमिली मेंबर्स के लिए 30 डेज़ का 40,000 रुपीज़ वो लेकर आया है। इफ़ हिज सैलरी इंक्रीज टू 50,000, यानी अब उसकी तनख्वाह जो कि 40 से 50,000 हो चुकी है, एंड अ न्यू बेबी इज़ बॉर्न, और उसके घर में एक मेंबर भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। पहले थे 4, अब एक न्यू मेंबर आया है, तो अब वो हो चुके हैं 5 मेंबर्स। हाउ लॉन्ग विल दिस सैलरी लास्ट, तो अब ये सैलरी कितने दिन चलेगी, ठीक है। सैलरी को हम इस तरीके से राइट करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके से राइट करेंगे, एंड नंबर ऑफ डेज़ को हम इस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि हमारे पास जब खाने वाले अफराद ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन कि ज़्यादा पैसा रिक्वायर होगा। यानी अब तक तो बंदे जितने थे 4 थे, 4 बंदों के लिए 40,000 जो था वो 30 दिन में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अब बंदे हो चुके हैं 5। जैसे कि हमें मालूम है, अगर हमारे घर में जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो इट्स मीन उनको उतने ज़्यादा खाना भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर 2 आदमी हैं, 2 आदमी अगर एक टाइम पर 2 रोटियां खाते हैं, तो आदमी जब 3 हो जाएंगे तो 3 आदमियों के लिए वो 2 रोटियां कम काफ़ी नहीं होगी, कम पड़ जाएंगी ना। इसी तरीके से ये हमारे पास एक एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। यानी फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास जो सैलरी है वो नंबर ऑफ डेज़ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास है 60 चिल्ड्रन, कि 60 बच्चे जो हैं वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं। उनके पास जो फूड है, जो खाने की चीज़ें हैं 2 डेज़ 2 दिन के लिए एट अ रेट ऑफ 2 बॉक्सेस पर लंच, यानी 2 दिन की हैं और हर बच्ची का कितने लंच बॉक्स कितने हैं, 2 बॉक्सेस हैं। इफ़ अगर स्टूडेंट हो जाएंगे 15, ड्रॉप आउट एट द लास्ट मिनट, आखिरी टाइम पर 15 बच्चे हो गए। पहले जा रहे थे 60 बच्चे, 60 बच्चों के हिसाब से वो जा रहे थे 2 दिन के लिए, और हर बच्चे के लिए 2 बॉक्सेस उन्होंने रखे थे दिन के हिसाब से, ठीक है। अब बच्चे हो गए हैं 15, यानी 15 बच्चे ड्रॉप हो चुके, यानी 60 में से 15 बच्चे नहीं जा रहे। जब 15 नहीं जा रहे इट्स मीन हमारे पास अब रह चुके हैं 45 बच्चे। 45 बच्चे रह चुके हैं, तो उनके हिसाब से जो नंबर द फूड विल लास्ट द चिल्ड्रन फॉर 3 डेज, तो अब हमारे पास जो खाना जो रह चुका है वो 3 दिन के हिसाब से रह चुका है, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं 3, तो कितने बॉक्सेस रिक्वायर होंगे। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन की है। जैसे कि जब हमारे पास खाने पीने की चीज़ों से का ताल्लुक आ जाता है तो वो हमारे पास होती है एग्जांपल इन्वर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। यानी अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बंदों के लिए खाना क्या हो जाता है, थोड़ा खाने में उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कम हुई हैं, तो जो खाना था वो हमारे पास, जो खाना पहले 60 बच्चों के अकॉर्डिंग जो रखा गया था, अब वो खाना 45 बच्चों के लिए क्या हो चुका है, यानी बच्चे अब हुए हैं कम, तो खाने की जो दिन है वो बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि रुपीज़ हमारे इफ़ रुपीज़ 1500 इज़ एंड रुपीज़ 15 400 इज़ इक्वल टू 270 एंड एक्स, यानी हमारे पास 1500 जो है वो किसकी इक्वल है, 1500 हमारे पास है 270 के, एंड 400 रुपीज़ के लिए जो केजी की वैल्यू हमने उसको फाइंड करना है। हम क्या कर देंगे, 15 को 400 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड 270 को एक्स के साथ। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 72 kg, ठीक हो गया। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 72 आ चुकी है। तो अब हम क्या कर देंगे, 1500 को 72 के साथ
एंड 400 को 270 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या इन दोनों तरफ से जो हमने मल्टीप्लाई किए वैल्यूज़ हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। अगर हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, इट्स मीन कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है 72, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ स्टेप उन्होंने वेरीफाई करने के लिए शो किया है कि आप इस तरीके से वेरीफाई करें कि दोनों साइड से जो वैल्यूज़ आई हैं क्या वो सेम है। यानी हम लोगों ने इस तरीके से, ये हमारा स्टेप था। इस स्टेप में हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को पुट किया, एक्स की वैल्यू आई थी 75, हमने 75 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ये देखें, ये स्टेप हमारे पास तब आया है कि जब हमने हमने क्या किया है 72 को हमने 72 को हमने 1500 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 400 को हमने 270 के साथ मल्टीप्लाई किए, तब जाकर ये हमारा स्टेप आया। दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई हुआ आंसर सेम आया, इट्स मीन कि ये स्टेप हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, यानी इन अ शू फैक्ट्री 10 मैन मेक 800 पेयर ऑफ शूज़, यानी 10 आदमी कितने बनाते हैं, 10 आदमी जो है वो 800 पेयर ऑफ शूज़ बनाते हैं 12 डेज़ में। हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज़ कैन बी प्रोड्यूस बाय 9 मैन इन 15 डेज। तो यहाँ पर देखें, जब आदमी 10 हैं, 10 आदमी 12 दिन में 800 जोड़ा जूतों का बना लेते हैं। जब आदमी कम हो गए, तो जब कम आदमी होंगे तो इट्स मीन कि उन्हें ज़्यादा डेज़ लगेंगे, ज़्यादा, यानी 9 आदमियों के लिए 15 दिन है, तो हम कहते हैं कि 15 दिनों में वो कितने जूते बनाएंगे। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो शूज़ है ना, हम इसको इक्वल के इस तरफ पहले हम लिख देंगे x बाय 800 इज़ इक्वल टू, यानी हम लोगों ने शूज़ की वैल्यूज़ को फाइंड करना है ना, क्योंकि शूज़ की जो वैल्यू है वो हमारे पास अननोन है, हमने उसको फाइंड करना है। हम उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हम उसको कंपाउंड में, क्योंकि हम एक्सरसाइज के दौरान भी इसको सॉल्व कर चुके थे, हम लिखेंगे x बाय 800 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें 9 बाय 10 एंड 15 बाय 12, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज़ इस तरीके से हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू को फाइंड करना, इट्स मीन कि 800 की वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है, यानी 10 1 ज़र 10, 10 के टेबल में ये आता है 80 के साथ। नेक्स्ट सेम हमारे पास ये आ चुके हैं 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 के साथ एंड 3 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ। सो 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 80 आता है 20 के साथ। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 900। इट्स मीन कि x की वैल्यू आ चुकी है 9, यानी 9 आदमी होंगे तो 15 दिनों में वो 900 जूते तैयार करेंगे। ये हमारे पास आ चुकी है x की वैल्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल नंबर 10 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है कि 50 मैन कैन बिल्ड अ 300 मीटर वॉल इन 20 डेज। हाउ मैनी डेज विल 25 मैन रिक्वायर टू बिल्ड अ 60 मीटर वॉल। यानी अगर 50 आदमी हैं तो 300 मीटर की दीवार को वो 20 दिनों में बना लेते हैं। तो 25 आदमी होंगे तो वो 60 मीटर की जो वॉल है उसको कितने दिनों में बनाएंगे। तो सेम हमारे वही स्टेप होंगे। हमने डेज की जो अननोन वैल्यू हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, बाकियों को आपस में इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। 20 को इक्वल की दूसरी तरफ जहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। इट्स मीन के 25 आदमी जो हैं 60 मीटर की दीवार को 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हमारी तमाम एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।